नमस्कार, आप सबका स्वागत है अमरउजाला.com में। आज हम एक ऐसे शख्स से आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनके रग रग में देशभक्ति है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता जी से, जो कुछ दिन पहले ही ईस्टर्न कमांड से सेवानिवृत्त हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज हम आपसे पूर्वोत्तर, खासतौर से असम, मणिपुर, मेघालय और एलएसी के ऊपर जानना चाहेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहला मेरा ये सवाल है सर कि अभी प्रधानमंत्री ने सेला टनल का उद्घाटन किया, उसके बाद चीन ने कहा कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है। आखिर चीन को ऐसी मिर्ची क्यों लगती है सर? ये आप सबको मालूम है कि जब भी कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री या उच्च स्तरीय मिनिस्टर जब भी अरुणाचल विजिट में आते हैं, हर बार चीन ने उसको प्रोटेस्ट किया है। इसका एक्चुअल स्टोरी है कि चीन, आप लोग को मालूम है कि चीन पूरा अरुणाचल को अपना इलाका मान के क्लेम करते हैं। तो इसलिए वो मानते हैं, उनका मानना ये है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है, जो पहले तिब्बत का हिस्सा था, और अभी चीन ने जब तिब्बत ऑक्युपाई किया उसके हिसाब से अरुणाचल उनका हुआ, जो कि आप सबको मालूम है ये सच नहीं है। अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। लेकिन हर हमेशा ये इस प्रकार के कार्रवाई करके इस चीज़ को और उजागर करना, ये उनका हमेशा प्रयास रहता है। लेकिन ये तो सच नहीं है ना सर, क्योंकि वो हमारा हिस्सा और हम अपने टेरिटरी में कुछ भी करें, ये हमारी स्वतंत्रता है। ये तो हमारा हिस्सा है। इसके बाद में भी जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेटमेंट इशू किया था, इसके बाद में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये अरुणाचल जो है हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं भी जाना चाहते वो जा सकते हैं हमारे देश में। उसमें दूसरा देश क्यों कंप्लेन करना चाहते हैं? जी सर, आप इस समय बताइए कि एलएसी में हमारी स्थिति क्या है, और देशवासियों को आप आश्वस्त कर सकते हैं कि हम किसी तरह से कम नहीं हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 10-15 साल में एलएसी में ख़ास तौर पे अरुणाचल और सिक्किम, जहाँ जो ईस्टर्न कमान के अंडर कमान था, तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी सारा काम हुआ है। साथ ही जो फोर्सेस का रीबैलेंसिंग किया है और फॉरवर्ड पोस्चरिंग किया है, उसके तहत मैं पूरे देशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि आज अभी भारतीय सेना पूरी तरफ से तैयार है, और जो एलएसी है उसमें कोई भी प्रकार के घुसपैठ या उसका संभावना अभी नहीं है। और मैं ये दोबारा एश्योर करना चाहूँगा कि पूरे इलाके हमारे कब्जे में हैं। कोई भी हिस्सा जो है जिस पे चीन ने इंट्रूजन करने में कामयाब नहीं हुआ है। सर, ये दिल्ली या देश के जो दूर हिस्से हैं वहाँ बैठ कर के ये कहना कि चीन ने तवांग में हमारे हिस्से पे कब्जा कर लिया या अरुणाचल के ईस्ट वाले हिस्से में, क्या ये सच है क्या? कुछ एक एरिया में पहले जो आप 62 की लड़ाई के टाइम पे और उसके बाद में एक आध बार इंसिडेंट हुआ था, जिसके वजह से, क्योंकि आप सबको मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन के हिसाब से है, और जिसको चीन नहीं मानते हैं। तो इसलिए क्योंकि बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है, इसलिए दोनों के व्यूज जो है, परसेप्शन जो है बॉर्डर के बारे में अलग अलग है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारा मानना है, जो हमारा इलाका है, हमारा सीमा का जो मानना है, वहाँ तक हम लोग कब्जे करके बैठे हुए हैं। और मैं देशवासी को फिर से आश्वासन देना चाहूँगा कि वो भारतीय सेना हर हमेशा रक्षा करते रहेंगे। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि 2014 मतलब कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर की जो सीमाएं हैं अधिक सुरक्षित हुई हैं और विकास के काम ज़्यादा हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि विकास के काम ज़्यादा हुए हैं, और हालात भी कुछ ऐसे हुए हैं उसकी वजह से जो हमारे फोर्सेस के रीबैलेंसिंग भी किया गया, नए फॉर्मेशन को रेज किया गया, और कुछ एक फॉर्मेशन जो पहले पाकिस्तान बॉर्डर में तैनात थे उनको भी साइड स्टेप करके नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ उनको दिया गया। तो फोर्सेस को बढ़ावा दिया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी काम हुआ है।
सर इसके तहत बीआरओ ने जो सड़कों का निर्माण किया है और साथ में जो वाइब्रेंट विलेज जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर जो किया गया उसका कितना योगदान है सर? ये तो बीआरओ ने पिछले बहुत सालों से बहुत काम किया है और ख़ास तौर पे पिछले 10-12 साल में जो उन्होंने सड़कें पुल बनाया है। और आपने अभी बात किया सेला टनल के बारे में जो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया। सर एक मुद्दा पूर्वोत्तर में इस समय गरमाया हुआ है मणिपुर का सर ये 1 साल होने को आया है लेकिन वहाँ पर शांति स्थापित बहुत मुश्किल हो रही है और आर्म फोर्सेस को हथियार डालकर विरोध करना पड़ रहा है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं सर? मणिपुर के हालात जो है जो 3 मई से चल रहा है वो बहुत दुखद है। और शुरू से लेके आर्म फोर्सेस आर्मी और असम राइफल साथ ही सीएपीएफ ने बहुत मेहनत किया है स्टेट पुलिस के साथ मिलके, लेकिन हालात अभी तक पूरी तरफ से काबू नहीं आया है। इसके पीछे मेन कारण है वहाँ पे जो हथियारों के अवेलेबिलिटी है। काफ़ी सारे हथियार आपको मालूम है पुलिस स्टेशन से लूटा गया था, प्लस जो म्यांमार बॉर्डर के उधर से भी हथियार का आवाजाही रहता ही है। तो हथियारों के अवेलेबिलिटी की वजह से मैं समझता हूँ कि वायलेंस लेवल कम नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी जो है अगर हथियार अवेलेबल है तो वायलेंस की तरफ मूव कर सकते हैं। तो एक सबसे पहला मुद्दा है ये हथियारों को वहाँ से निकालना। और जब तक ये मैं समझता हूँ ये हथियार नहीं निकाला जाएगा तब तक ये वायलेंस का चांसेस वहाँ पे हर हमेशा रहेगा। दूसरा बेसिक चीज़ है जो दो मेजर कम्युनिटी के बारे में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मेइतेई और कुकी के बीच में, तो उनका जो आपस में जो मिसट्रस्ट है अभी वो जब तक दूर नहीं होगा तब तक वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे रोकना को थोड़ा नामुमकिन है। सबसे पहला उनका आपस में बातचीत करना ज़रूरी है और आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भेदभाव है, जो एक दूसरे के लिए जो मिसट्रस्ट है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। और ये तभी दूर होगा जब दोनों कम्युनिटी के लीडर्स आपस में मिलके आमने सामने बैठ के बात करेंगे। मैं समझता हूँ कोई तीसरा फोर्स आके उनको इसमें मदद नहीं कर सकते। तो सर इसमें एक चीज़ देखने को मिला है कि जो कुकी के जो 10 एमएलए हैं वहाँ पे उन लोगों ने अलग मांग कर दी और इस तरह से, तो अब वो अलग मांग कर रहे हैं, हमें अलग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए और मेतेई वाले जो है वो अपनी मांग है। तो ये ट्रस्ट को कैसे मतलब कि विश्वास बहाली कैसे हो सके? ये तभी मैं वही बोल रहा हूँ कि दोनों को अभी जैसे 10 एमएलए मेइतेई कम्युनिटी के हैं, कुकी कम्युनिटी के हैं, तो उनको जो है पूरे 7 एमएलए को एक साथ बैठ के डेमोक्रेटिकली जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनको साथ बैठ के बातचीत करके चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप के तहत या यूनियन मिनिस्टर के लीडरशिप के तहत उन जो आपस में बातचीत करके जब तक डेमोक्रेटिकली रिजोल्यूशन के सर्च नहीं करेंगे तब तक इसका नतीजा निकलना मुश्किल है। सर एक सवाल जो है बड़ा ये निकल के आता है कि आप ईस्टर्न कमांड के प्रमुख रहे, उस दौरान आपने कई यात्राएं की। सर उसमें एसओ जो आतंकवादी संगठन है, एसओ का कहते हैं कि वहाँ पे नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर एसओ का नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो हथियारों की अवेलेबिलिटी जो आपने कही वो तो म्यांमार से आते रहेंगे या आतंकवादियों के पास मिलते रहेंगे, तो इसका कैसे समाधान होगा? देखिए, जहाँ तक मणिपुर का एसओ है वो कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ साइन किया गया था जो 2008 में शुरू हुआ था। तो उसके बाद से उनको कुछ एक कैंप्स दिया गया था, डेजिग्नेटेड कैंप्स दिया गया था जहाँ पे वो रहते थे और उनके हथियार जो उनके पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए चाहिए कैंप के, उनके अलावा बाकी सिक्योर रहते थे, उसको जो है पीरियडिकली मॉनिटर करते थे। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है उनका हथियार ये सब पुराने हो गए हैं अभी। आजकल वैसे भी हथियार, उसके अलावा भी हथियार के अवेलेबिलिटी वहाँ पे है, क्योंकि म्यांमार में जो इंस्टेबिलिटी चल रहा है उसकी वजह से और जो पोरस बॉर्डर है हमारे इंडो म्यांमार बॉर्डर, उसके वजह से हथियार की आवाजाही में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। गन स्मगलिंग के तहत वो लोग हथियार म्यांमार में आने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सू कैंप के हथियार को इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है और हालांकि उनके जब हम मॉनिटर करते थे हथियार उनका पूरा पाया गया था, लेकिन उनका कार्डर्स
जो है कैंप में कम संख्या में रहते थे जी। और कुछ एक अपने लाइवलीहुड में कोई फैमिली को विजिट करने में इस प्रकार के काम के लिए बाहर बाहर रहते थे, लेकिन अबाउट 40% 50% प्रेजेंस हमेशा रहता था। सर हम मणिपुर के बाद पूर्वोत्तर भारत में आते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत बहुत सुंदर है सर, जिसमें 7 सिस्टर्स 1 ब्रदर है। यहाँ पर जैसे खास तौर से अगर हम बात करें कि असम, क्योंकि प्रमुख बड़ा है, 14 लोकसभा की सीटें हैं और भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उसके तहत ये माना जा रहा है कि बहुत से हथियारबंद गुटों के साथ यहाँ पे बातचीत भी हुई, समझौते भी हुए और बहुत लोगों ने, आतंकवादी गुटों ने हथियार डाले भी हैं सर। लेकिन इस बीच अगर हम ये कहें कि परेश बरुआ जब तक वापस नहीं लौटते, क्या असम की स्थिति को कैसे देखते हैं सर? देखिए, पिछले कुछ सालों में असम की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। ज़्यादातर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, चाहे वो बोडो एरिया में हो या दिमा साउथ कार्बी आंगलोंग एरिया में हो, सब ने हथियार डाल दिए और उन्होंने एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट पे साइन किया है। और उसी प्रकार के पीस एग्रीमेंट के तहत जो भी उनका प्रोसेसेस है वो शुरू हो चुका है उनका रिहैबिलिटेशन के लिए। साथ ही जो अल्फा के जो प्रोटॉक वाले ग्रुप थे, अरविंद राजवा और अनुप चेटिया द्वारा लीड किया गया, उन्होंने भी पिछले कुछ दिनों में साइन कर दिया एग्रीमेंट के ऊपर। तो लेकिन कुछ हिस्सों में, खास तौर पे अपर असम के जो 4 जिला है, जो अरुणाचल और नॉर्थ नागालैंड मून डिस्ट्रिक्ट के सीमावर्ती इलाके में, क्योंकि वहाँ से म्यांमार जाने में सहूलियत रहता है, तो उन इलाके में अभी भी कुछ एक हिस्सों में कुछ वायलेंस कभी कभी हो रहा है, जैसे ग्रेनेड अटैक हुआ था। वो सब परेश बरुआ के जो अल्फा इंडिपेंडेंट ग्रुप है उनके द्वारा वो किया गया है। वो लोग अभी भी कुछ एक एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग टाइप इस प्रकार के काम और छोटे मोटे वायलेंट एक्टिविटीज़ अपने रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन कॉम्प्लीटली अगर असम को इंसर्जेंसी फ्री हम कहना चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि परेश बरुआ अगर वो नेगोशिएशन में आ जाए, सरकार के साथ डायलॉग में आ जाए, उससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सर अब परेश जी की उम्र भी बढ़ रही है और आप एक असमिया नागरिक होने के नाते और एक पूरा जीवन फौज में बिताने के बाद आप उनसे क्या कहना चाहेंगे परेश जी से कि अब हो गया, अब वापस लौटना चाहिए? हेमंत विश्वास ने भी कहा था कि सोशल जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको अब उनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि आप आ जाइए, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, अब उनको वापस लौटना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जैसे आपने बोला ऑनरेबल सीएम के बारे में बोला, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो या मैं हूँ या कोई भी जिम्मेदार भारतीय नागरिक जो असम के रहने वाला है, जो असमिया है, वो चाहेंगे कि असम के डेवलपमेंट हो, असम के एरिया में बच्चे स्कूल जाए, हायर एजुकेशन ले, अच्छा नौकरी करे, अच्छा इंडस्ट्री है, पूरे इलाके में शांति हो और डेवलपमेंट हो। अगर परेश बरुआ भी असम के शांति और डेवलपमेंट चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता है कि वो भी आके इस प्रक्रिया में शामिल हो। जी सर, मेरा ये है, आपने अभी कहा बच्चों के स्कूल और पूरा, मेरा कहना कि सर नॉर्थ ईस्ट में इतना पर्यटन की संभावनाएं हैं, आप जो नॉर्थ ईस्ट से बाहर के लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि हालात बिल्कुल अब सुधर गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आप सिक्किम जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं, तवांग जा सकते हैं, ईस्ट जा सकते हैं, पूरे के पूरे, तो आप लोगों को, जो बाहर के लोग हैं सर, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इतना सुंदर है और लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री जब खुद कह रहे हैं, और काजीरंगा प्रधानमंत्री आए तो उसको जिस तरह से हम लोगों ने भी देखा कि किस तरह से वहाँ की सुंदरता है, आप क्या कहना चाहेंगे सर बाहर के लोगों को कि यहाँ पर्यटन में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं? आप असम या असम ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट को प्रकृति ने बहुत सारे सुंदरता दी है। ये प्रकृति का देन है, नेचुरल देन है ये। और यहाँ पे इतने सारे टूरिज्म के पोटेंशियल है जो कह नहीं सकते, चाहे वो सिक्किम हो, अरुणाचल हो, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, हर जगह पे कुछ ना कुछ सुंदरता, पुराने कल्चर से समृद्ध है। आप माजुली के सत्र के बारे में बताएं, मणिपुर के डांस के बारे में बताएं, नागालैंड के उत्सव के बारे में बताएं, सिक्किम की सुंदरता, सेला तवांग के, और रिलीजियस टूरिज्म के लिए अच्छा है,
टी टूरिज़्म के लिए कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। और मैं हर भारतीय को और हर बाकी लोगों के भी आग्रह करूँगा कि आप सब नॉर्थ ईस्ट में आके नॉर्थ ईस्ट के सुंदरता का आनंद उठाए और यहाँ के टूरिज़्म पोटेंशियल को बढ़ावा दें। सर 2014 के बाद और 2000 पहले 14 से पहले कितना अंतर देखते हैं आप नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में पिछले 10 साल में काफ़ी सारी तेज़ी आई है, चाहे वो खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्रीय गृह मंत्री ने म्यांमार बॉर्डर पे फेंसिंग की बात की और जल्दी से जल्दी इसके कार्यान्वयन की भी बात की, लेकिन मिजोरम हो या मणिपुर दोनों जगह इसके विरोध में जो है स्वर उठ रहे हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या फेंसिंग होनी चाहिए या वहाँ के लोकल लोगों की बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदार उधर भी रहते हैं? तो ये भी एक बड़ा वो है सर। देखिए, ये दो ये मिलता जुलता चीज़ है। एक तो बॉर्डर फेंसिंग और उसके साथ मिलता हुआ जो है वो फ्री मूव रेजिम FMR जिसको बोलते हैं। जो FMR है वो एक एनेबलिंग प्रोविज़न है जो जिस समय ये डिक्लेयर किया गया था, साइन किया गया था या प्रोविज़न बनाया गया था, वो उस समय की ज़रूरत था। वो इंडिपेंडेंस के बाद में, क्योंकि आपने जैसे बोला कि एक ही कम्युनिटी के लोग बॉर्डर के दोनों साइड में रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, तो उनके आने जाने के सहूलियत के लिए FMR के प्रोविज़न को माना गया था। लेकिन और प्लस दूसरा चीज़ है, जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है वो बहुत ही दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाके है, घने जंगल है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से जो है आने जाने में छोटे छोटे पगडंडियाँ, जंगल के अंदर के गलियाँ को इस्तेमाल किया, उसका जो है गलत इस्तेमाल हुआ। FMR के प्रोविज़न और ये बॉर्डर क्योंकि पोरस था, इसलिए जो है FMR का प्रोविज़न का भी गलत इस्तेमाल हुआ है। हालांकि वो रिश्तेदारों से मिलने या अपने बार्टर ट्रेड करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके शैडो में ज़्यादातर आर्म्स के मूवमेंट, ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन स्मगलिंग, इन सब कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये जो है हमारे देश के हित में नहीं है सर। तो प्लस जो बॉर्डर मैनेजमेंट का जो चैलेंजेस है वो इस वजह से बढ़ता गया है। अगर हमको रोबस्ट बॉर्डर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो अगर फेंसिंग होगा या FMR के ऊपर थोड़ा सा रोक होगा या उनको मॉनिटर किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, तो उससे जो है बॉर्डर मैनेजमेंट में सहूलियत हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।